देखिए, आज मैं आप लोगों को 11वीं कक्षा का गणित का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय को पढ़ाने जा रहा हूँ। यह NCERT है, साथ ही RS अग्रवाल भी चलेगी। पहले हम समुच्चय के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे सेट्स यानी समुच्चय जो है वह रिलेशन एंड फंक्शन बहुत से में लगता है, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। ज्यामिति में भी आती है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता में भी आती है। सीक्वेंस यानी अनुक्रम। हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सिद्धांत। तो हम जानते हैं कि वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। आजकल हम इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्रायः सभी शाखाओं में होता है। समुच्चय का प्रयोग संबंध और फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ज्यामितीय, अनुक्रमण, प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ये सब हम जानते हैं। समुच्चय का सिद्धांत जो है ना, जो हमारा जो सेट्स है और समुच्चय का जो सिद्धांत है वह जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कंटोर हैं द्वारा किया गया था। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ। इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाओं और संक्रियाओं पर विचार करेंगे। ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि समुच्चय का सिद्धांत लिखेंगे। समुच्चय का सिद्धांत जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कंटोर जॉर्ज कंटोर जॉर्ज कंटोर द्वारा किया गया। देखिए, हम लोग इस चैप्टर को, बल्कि सारे चैप्टर को इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है सेट्स का। कहेंगे इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज, इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज everything in this inverse whether living or non-living is called an object. देखिए,
इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज, हमारे गणितीय भाषा में, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़, इन दिस यूनिवर्स, हमारे इस ब्रह्मांड में जो प्रत्येक चीज़ है, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, जो हमारा जीवी, जिसमें जीव हो या जिसमें जीव नहीं हो यानी निर्जीव हो, सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। इतना ठीक आप लोग समझ रहे हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में जितने सारे भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उसे हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, चाहे वो जीवित प्राणी हो या निर्जीव पदार्थ हो। मैथमेटिकल भाषा में हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम देखिए व्हाट इज सेट्स। सेट्स क्या है? तो ए वेल डिफाइंड, हम कह सकते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो लिखेंगे इसका डिफिनेशन कि ए वेल डिफाइंड collection of objects is called a सेट्स। यानी हिंदी में हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक है, चलिए हम इसे हिंदी में भी लिख देते हैं कि समुच्चय क्या है। यदि लिखें समुच्चय क्या है, तो कहेंगे कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। ठीक है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब हम देखिए टॉपिक है समुच्चय और उनका निरूपण। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यानी हम समुच्चयों को किस तरह से निरूपित करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुधा वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं न, जैसे ताश की गड्डी खेलते हैं, व्यक्तियों की भीड़ हो गया, क्रिकेट टीम के जो समूह है वह हो गया। गणित में हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। उदाहरणार्थ जैसे हो सकता है प्राकृत संख्याओं का संग्रह हो गया, प्राकृत संख्याओं के बिंदुओं का संग्रह हो गया, अभाज्य संख्याओं का संग्रह आदि। विशेषतः हम निम्नलिखित संग्रह पर विचार करेंगे। जैसे आ सकता है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो क्या हो सकता है? 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह होगा। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आ सकता है भारत की नदियों का संग्रह। और भी आ सकता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी वोवेल्स, जो हम जानते हैं 5 होती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू हो सकता है। ठीक है, और भी हो सकता है विभिन्न प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, बहुत से त्रिभुज हो सकता है। तो उनका हम समुच्चयों में किस तरह से निरूपण करते हैं उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, हम यदि वेल डिफाइंड की बात करें कि वेल डिफाइंड क्या होता है, तो समुच्चयों का जो निरूपण है, जैसे एक नंबर हम ले लें
कि सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह, यानी कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, यानी एक सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह यदि हम ले लें, जैसे हम कहेंगे, यदि हम बात करें कि मंडे की, तो मंडे की यदि बात करें कि वास्तव में जो मंडे है क्या वह सप्ताह के 7 दिनों का एलिमेंट है या नहीं, तो वास्तव में सप्ताह के 7 दिनों का एक एलिमेंट है, क्योंकि सप्ताह के 7 दिनों में जो हमारा मंडे है वह आता है, इसलिए वेल डिफाइंड है। यदि हम जनवरी की बात करें तो जनवरी क्या हमारे सप्ताह के 7 दिनों में आता है? नहीं आता है, क्योंकि वह महीनों का नाम है, इसलिए वह वेल डिफाइंड नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड जो है, जो उस संग्रह में परिभाषित हो तो वेल डिफाइंड है, यदि उस संग्रह में परिभाषित नहीं हो तो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे हम यदि ले लें कि भारत के सभी राज्यों का संग्रह, भारत के सभी राज्यों का संग्रह, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी यदि हम भारत के सभी राज्यों की, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश हमारा जो इस संग्रह में है या नहीं, तो उत्तर प्रदेश भारत के राज्य है, इसलिए वेल डिफाइंड है। यदि हम नेपाल की बात करें तो नेपाल क्या भारत के सभी राज्यों का संग्रह है? तो नेपाल तो भारत के सभी राज्यों का संग्रह नहीं है, क्योंकि वह एक तो देश है, पड़ोसी देश है, इसलिए इस संग्रह में नहीं है, इसलिए वे वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से हम नदियों की जो बात करें, नदी की बात करें कि नदी कि भारत की नदियों का संग्रह, यानी ए कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, यानी यदि हम नदी में यदि नील नदी की बात करें, नील नदी जो है कि हमारे भारत में नहीं है, यह विश्व में है, तो भारत में नहीं है, इसलिए यह नील जो नदी है यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। यदि हम गंगा की बात करें तो गंगा जो है कि हमारे भारत की नदियों का संग्रह है, यानी भारत की नदियों के संग्रह में गंगा आता है, इसलिए यह वेल डिफाइंड है। यानी हम सीधे से कह सकते हैं कि जो जिस संग्रह में पूछा जाए, यदि उस संग्रह में वह आ रहा है तो वेल डिफाइंड है, यदि उस संग्रह में नहीं है तो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है। इसी तरह से हम यदि विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह की बात करें तो विषम प्राकृत संख्याओं के संग्रह में क्या क्या आ जा सकती है? जितने सारे भी विषम संख्याएं हैं, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है? विषम प्राकृत संख्या है। और विषम प्राकृत संख्या में यदि हम 11 की बात करें तो 11 हमारा क्या है? विषम संख्या है। तो यह जो विषम संख्या 11 है, क्या यह वेल डिफाइंड है या नहीं? तो यह वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्यों है? तो वेल डिफाइंड इसलिए है कि हमें पूछ क्या रहा है कि विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह में क्या 11 आता है कि नहीं? तो 11 तो विषम संख्या है, आ रहा है, इसलिए क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जो पूछा जाए जिस समूह का, उस समूह में यदि मिलता है तो वह वेल डिफाइंड है, यदि नहीं मिलता है तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। द objects in a set are called its member, its members or elements। ठीक है। यानी कहता है कि द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं वी नो दैट, वी डिनोट, हम सेट्स को किस तरह से डिनोट करते हैं? वी डिनोट DENOTE, we denote sets by capital letters A,
बी सी एक्स वाई जेड etc। यानी किसी भी सेट्स को हम बड़े अक्षर से हम डिनोट करते हैं, जैसे ए से, बी से, सी, एक्स, वाई, जेड, किसी भी सेट्स को हम क्या करते हैं, किससे दर्शाते हैं, तो बड़ा अक्षर ए बी सी इस तरह से हम दर्शाते हैं। ठीक है। अब ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, वी राइट A belongs to A, which means that A belongs to A, or that A is an एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट, यानी ए जो ए है, ए कोई एक एलिमेंट है किसका, किसी सेट ए का। वी राइट, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कोई सेट ए है और ए जो है ना, सेट ए में कोई एलिमेंट ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से। ठीक है। और यहाँ यह वाला जो ए है, ए क्या कहता है कि ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी स्मॉल ए जो है वह किसी सेट्स यानी किसी समुच्चय ए का एक एलिमेंट है। तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। तो हम इसे ए को क्या दिखा सकते हैं, कह सकते हैं कि ए जो है वह किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, लिख सकते हैं। विच मीन्स दैट, या इसे हम लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स, इसको हम पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए, या दैट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, या हम कह सकते हैं कि दैट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए जो है वह सेट ए का एक एलिमेंट है, वस्तु है या समुच्चय है। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए, क्लियर हो गया। इसी तरह से हम यदि बात करें हम यदि बात करें if A does not belongs to A, we write A does not belongs to A। देखिए, यदि हमें कहा जाए कि ए जो है किसी सेट का एलिमेंट नहीं है, यदि यहाँ हम लिख दें कोई समुच्चय ए लेते हैं और ए समुच्चय में जैसे हम लिखते हैं बी सी डी एंड etc, और कहते हैं कि ए जो है ए इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम किस तरह से दिखा सकते हैं, तो हम इस तरह से दिखाएंगे, कहेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ए जो एलिमेंट है वह समुच्चय ए का एलिमेंट नहीं है। ठीक है। यदि हमें डी की बात किया जाए कि डी जो है सेट ए का समुच्चय है या नहीं, सेट ए का एलिमेंट है या नहीं, तो क्या हम पहले डी को किस में देखेंगे, यानी सेट ए के संग्रह में देखेंगे कि डी मिलता है कि नहीं। तो देखिए डी जो है, यह डी इसमें उपस्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं डी जो है वह सेट ए का समुच्चय है। तो कहेंगे डी
बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस तरह से हम दिखाते हैं। यानी जो पूछा जा रहा है उस यदि सेट में उपस्थित है तो बिलोंग्स कर रहा है, यानी कह सकते हैं कि सेट ए का एलिमेंट क्या है, डी है, या डी जो एलिमेंट है वह किसका है, सेट ए का है। ठीक है। भारत के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ रिनोर्ड मैथमेटिशियंस ऑफ वर्ल्ड। तो देखिए कहता है कि भारत के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। तो भारत के विख्यात गणितज्ञों के संग्रह की बात है तो हम जानते हैं कि विख्यात की कोई परिभाषा होती नहीं है। कोई किसी व्यक्ति को कोई विख्यात मान भी सकता है, कोई नहीं भी मान सकता है। तो हम कहेंगे कि विख्यात की कोई परिभाषा नहीं है। आंसर में इसका लिखेंगे कि विख्यात की कोई परिभाषा नहीं है। नहीं है, इसीलिए यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसलिए यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। नहीं है यानी कह सकते हैं कि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो यह क्या है, सेट्स नहीं है, तो यह सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। तो लिखेंगे यह सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। ठीक है। देखिए यदि क्वेश्चन दिया हो कक्षा 10 के अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का संग्रह, यानी कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो हम जानते हैं कि प्रतिभाशाली का कोई परिभाषा नहीं होती है, यानी कोई किसी को अधिक प्रतिभाशाली मान भी सकता है, कोई नहीं भी मान सकता है। मान लेते हैं क्लास 10th के जो बच्चे हैं तो उसमें 10 हो या 15 हो या 20 हो विद्यार्थियों का समूह हो, उसमें किसी को कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी मान भी सकता है, कोई नहीं भी मान सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली की कोई परिभाषा नहीं होती है। इसलिए कहेंगे कि यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, यानी समुच्चयों का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो हम लिख देंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि प्रतिभाशाली की कोई परिभाषा नहीं होती है। लिखिए प्रतिभाशाली की कोई परिभाषा नहीं होती है, इसीलिए यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इसलिए यह सुपरिभाषित का मतलब होता है वेल डिफाइंड संग्रह, वेल डिफाइंड सेट्स नहीं है। ठीक है। देखिए हम लोग देखेंगे टॉपिक की रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का निरूपण किस तरह से किया जाता है। तो समुच्चयों का निरूपण के लिए हम दो मेथड का उपयोग करते हैं। एक तो होता है हमारा रोस्टर और दूसरा लिस्ट सेट्स बिल्डर। तो लिखेंगे कि समुच्चयों को निरूपण करने के लिए समुच्चयों को निरूपण करने के लिए
हम दो मेथड्स का प्रयोग करते हैं। पहला आ जाता है रोस्टर मेथड, ROSTER रोस्टर मेथड, METHOD रोस्टर मेथड, या इसे हम लिस्ट मेथड भी कहते हैं, लिस्ट मेथड। ठीक है, इसका हिंदी भी वही होता है, रोस्टर ही होता है, हिंदी भी होता है रोस्टर या लिस्ट विधि। ठीक है, तो एक तो तरीका रोस्टर मेथड हो गया, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। इसका हिंदी होता है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, यानी हम सबसे पहला पढ़ेंगे रोस्टर मेथड क्या है। रोस्टर मेथड क्या होता है, तो रोस्टर मेथड को समझने के लिए एग्जाम्पल की सहायता लेना होगा। एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 42 को विभाजित करने वाला, कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि 42 को विभाजित करने वाला, 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय, 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय के बारे में यदि हम अध्ययन करें, एग्जाम्पल की मदद से आपको बताना चाह रहे हैं कि रोस्टर मेथड क्या होता है। तो 42, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। तो 42 को विभाजित करने वाली संख्या कौन कौन सी हो सकती है, तो मान लेते हैं, हम जानते हैं कि यदि सेट लेना है तो कोई भी कैपिटल लेटर ए लिखते हैं और उसका समुच्चय लिखते हैं, यानी संग्रह लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट से, इसको हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। तो 42 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकता है, तो 42 को एक जो संख्या है वह विभाजित कर सकता है, 42 को 2 से विभाजित हो सकती है, 42 को हम 3 से भी विभाजित कर सकते हैं, 42 को हम 6 से विभाजित लगा सकते हैं, या कह सकते हैं कि 42 को हम 7 से भी विभाजित कर सकते हैं, 42 को हम 14 से विभाजित करते हैं, और 42 को हम 21 से विभाजित कर सकते हैं, और खुद 42 को हम 42 से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का क्या समुच्चय है कि 42 में 1 से भी भाग लग सकती है, 2 से भी लगेगी, 3 से भी लगेगी, 6, 7, 14, 21 और खुद 42 से भी लगती है। यानी यह जो हमारा इस प्रकार के जो समुच्चय निकल के आया, यही हमारा क्या होता है, रोस्टर मेथड होता है या समुच्चय मेथड होता है। तो रोस्टर मेथड या लिस्ट मेथड हम इसी चीज़ को कहते हैं। ठीक है, या हम देखिए, रोस्टर की एक खास बात होती है कि यदि हम इसी चीज़ को कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत समझावें कि यदि हम किसी भी संख्या को आगे पीछे करके लिख दें तो रोस्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी रिपीटेशन यदि है, जैसे मान लेते हैं, लिख देते हैं 2, 3, 1, 7, 21, 14, 42। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 1 तो मिल ही रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा है, 6। तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ यदि हम किसी भी एलिमेंट को यदि आगे पीछे करके लिख दे, इधर उधर करके लिख दे, तो इसके सेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
ठीक है। और सेट ए के जितने सारे भी एलिमेंट्स हैं उसे हम वस्तुएं कह सकते हैं, या अवयव कह सकते हैं, या सेट ए के सदस्य कह सकते हैं, या एलिमेंट्स कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसे एक सेट में यदि हम 2 बार, जैसे मान लेते हैं कोई सेट, यही सेट ले लेते हैं और इसी सेट में 1 को यदि हम 3 बार लिख दें, 2 को यदि हम 2 बार या 3 बार लिख दें, 6 को यदि 2 बार लिख दें ना, और 3, 4, 14 और जो हमारा 21 और हमारा 42 दिया है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि कोई संख्या यदि डबल रिपीट है, ट्रिपल रिपीट है, यदि 2 बार आता है और 3 बार आता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें रोस्टर की खास बात यही है कि यदि कोई एलिमेंट रिपीटेड होती है तो रिपीटेशन आर डज नॉट मैटर, या तो रिपीटेशन करने पर भी इसका कोई मान में अंतर नहीं होता है, मान सेम रहता है। यानी कोई संख्या 3 बार आ जाए, 2 बार आ जाए तो भी इसके समुच्चय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कह सकते हैं उसमें कोई रिपीटेशन के लिए कोई प्रभाव नहीं होता है। तो हम इसकी जो खास जो इसकी जो नोट्स लिखेंगे कि यदि हम सेट ए के जितने सारे भी एलिमेंट हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, वस्तुएं कहते हैं। तो हम क्या क्या बोलते हैं, तो हम लिखवा देते हैं आपको कि जितने सारे भी एलिमेंट्स हैं उसे हम वस्तुएं कह सकते हैं, वस्तुएं, जिसे हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, या हम सेट ए के जितने सारे भी संख्या है उसे हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं, या अवयव इंग्लिश में हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। और तीसरा जो है वह हम इसे सेट ए के जितने सारे भी एलिमेंट है उसे हम मेंबर भी कह सकते हैं कि 2, 3, 1, 7, 6, 21, 14, 42 क्या है, ये सब सेट ए के मेंबर है, यानी सदस्य है। तो हम कह सकते हैं सदस्य भी कह सकते हैं, यानी मेंबर, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेट ए के जितने सारे भी आपको एलिमेंट नज़र आ रहे हैं उसे हम वस्तुएं कह सकते हैं, या सदस्य कह सकते हैं, या ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम क्या बता रहे थे आपको कि रोस्टर की खास बात क्या होती है। तो रोस्टर की खास बात यह होती है कि कोई एलिमेंट यदि रिपीट हो रही है, जैसे 1 3 बार रिपीट हो रही है, 2 भी 3 बार रिपीट हो रही है, 6 डबल बार रिपीट हो रही है, तो रिपीटेशंस आर डज नॉट मैटर, यानी यहाँ रिपीटेशन का कोई मैटर नहीं है कि यह 2 बार आ गया तो सेट बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है, सेट वही होगा, इसका मान सेम रहेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई उदाहरण ले लें कि कोई सेट ए है और सेट ए में एलिमेंट है 2, 2, 2, 3, 4, और इसी को हम या तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 3 बार रिपीट कर रहा है तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो हम सेट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन जो है ना यहाँ वह डबल या ट्रिपल रहे उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों सेट सेम ही रहेगी, ठीक है।